घुलनशील में, और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको बदल देंगे तरल पदार्थ। जो ठोस है उसको तरल में, जो जटिल है उसको सरल में, और जो अघुलनशील उसको ज्यादा से विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से। और एंजाइम कैसे निकलते हैं? एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? ग्रंथि से, ग्रंथियों से। हमारे पाचन तंत्र में जो आहार नाल होती है, आहार नाल और साथ में कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से आहार नाल के प्रत्येक अंग में, जैसे हम लोग स्टार्टिंग कहाँ करते हैं? मुख गुहा से। तो मुख गुहा में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? लाल ग्रंथियां, उनसे एंजाइम निकलते हैं। आहार नाल के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या पाया जाता है? ग्रसनी, उसमें किसी प्रकार कोई एंजाइम नहीं निकलता है। उसके बाद क्या पाया जाता है? ग्रासनी, उसमें भी कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। उसके बाद क्या पाया जाता है? आमाशय, और आमाशय में जैसे पहुंचते तो आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। जिस प्रकार से मुख गुहा में क्या होती है? लाल ग्रंथियां, वैसे जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां, वहां भी प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। उसके बाद पहुंचते क्या? छोटी आंत में। छोटी आंत के पास और आमाशय के पास में एक अंग स्थित होते हैं, यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत से भी प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, वो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। उसके बाद छोटी आंत के पास एक और ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी? अग्नाशय। बड़ी आंत तो आहार नाल का अंग है, हम ग्रंथियों की बात कर रहे हैं कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन सी ग्रंथि किस स्थान पर पाई जाती है। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मुख गुहा के पास कौन सी? लाल ग्रंथियां, आमाशय के पास कौन सी? जठर ग्रंथियां, उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे कौन सी? यकृत ग्रंथि, छोटी आंत के बाद अग्नाशय ग्रंथि। इतनी सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन्हीं ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार की सभी जगह से एंजाइम निकलते हैं। और वही एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। और भोजन को पचाने का मतलब क्या हो गया? जो भी हम लोग भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो खाना कैसा होता है? ठोस होता है, जटिल होता है, और उसके अणु कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, है ना, अघुलनशील होते हैं। उनको विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से उनके सरल अणुओं में और तरल में और घुलनशील अणुओं में बदल दिया जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ठोस को तरल में, जटिल को सरल में। मैंने आपको बताया भोजन का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। आप चाहे कुछ भी खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, चाहे रसमलाई खा लो, चाहे रोटी खा लो, चाहे दाल खा लो, चाहे कुछ भी खा लो, जो भी खा रहे हो उनमें यही चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व और जल। इसके अलावा किसी भी भोजन में इसके अलावा कोई भी तत्व नहीं पाया। यही भोजन के मूल रूप से तत्व होते हैं, इन्हीं को हम लोग पचाते हैं। अब पचाते कैसे? जैसे कार्बोहाइड्रेट कैसा हो गया? जटिल अणु हो गया। कार्बोहाइड्रेट कैसा हो गया? जटिल। अब कार्बोहाइड्रेट जब पाचन होगा तो सरल में बदल जाएगा। तो सरल में बदल जाएगा, उसका नाम क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ था परीक्षा में कि कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है। जैसे हमने मान लिया भोजन है, कार्बोहाइड्रेट हमने खा लिया, अब कार्बोहाइड्रेट को विभिन्न एंजाइम की सहायता से पचाना है, सरल बदलना, तो कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप होगा उसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सरल इकाई है वो क्या है? ग्लूकोज। जैसे कोई भी जटिल, कोई भी बड़ा अणु बन गया, बड़ा पदार्थ बन गया, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा, तो उसका सबसे छोटा टुकड़ा जो सरल प्रकार है वो क्या है? इसी प्रकार से प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को जब लोग पचाते हैं तो प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? या प्रोटीन का सबसे सरल अणु कौन सा होता है? तो प्रोटीन का सबसे सरल अणु क्या होता है? ये लिखा हुआ अमीनो एसिड। क्या होता है? प्रोटीन को कैसे पचाते हैं? अमीनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट किसमें पचाते हैं? ग्लूकोज में। जो वसा होती है वो किसमें पचाते हैं? और यहीं से आपका टेट की परीक्षा में क्वेश्चन आया था पिछले 2021 में कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? या कह सकते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है? आपसे अब हो सकता है पूछ दिया जाए कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? या कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा होता है? इसी प्रकार से अगर पूछ जाए वसा का सबसे सरल रूप कौन सा होता है? क्या होता है? या वसा का पाचन तंत्र में जब उसका पाचन हो जाता है तो किस रूप में बदल जाता है? या कार्बोहाइड्रेट को जब लोग पचा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बदल जाता है? ग्लूकोज रूप। और ग्लूकोज ही क्या है? ऊर्जा है। यही हमें ऊर्जा प्रदान करती है, और इसी ऊर्जा की सहायता से हम आप बैठे हैं, आप बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, चल पाते हैं, फिर पाते हैं, जो भी काम करते हैं वो सब किससे सहायता करते हैं? ऊर्जा की सहायता। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो हम किसी भी काम करने में सक्षम नहीं। बात आ रही समझ में? तो ये आपकी होगी, मैंने बता दिया पाचन क्रिया होती है। अब इसके देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सहायता करते हैं। तो पाचन तंत्र का जो मुख्य अंग होता है वो कौन सा मैंने बताया था, आहार नाल। कौन सा बताया था, आहार नाल। और आहार नाल में, आहार नाल क्या मैंने बताया था कि आपके मुख से लेकर बड़े यहाँ तक फैली हुई एक संरचना होती है। तो ये देखो आपकी बनी हुई संरचना, ये आपका मुख हो गया। मुख से ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये एक नली टाइप की होती है। यहाँ पर आपका ये क्या होगा, ये आमाशय हो गया। यहाँ पर क्या होता है, यकृत होता है। इसके बाद ये देखो जो चारों तरफ उसको घेरे हुए, ये क्या होती है, बड़ी आंत होती है। इसके अंदर जो फैली हुई होती है ये कैसी होती है, छोटी आंत। एक बात और विशेष याद रखना, जैसे जिसको लोग छोटी आंत कहते हैं इसकी लंबाई ज्यादा होती है, और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कम होती है। अच्छा, बड़ी आंत को फिर बड़ी आंत क्यों कहा गया, छोटी आंत को उसकी लंबाई ज्यादा होती है उसको बड़ा कहा जाता है। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि जो छोटी आंत होती है वो कुंडली संरचना के रूप में उसी के अंदर ऐसी फैली होती है, क्योंकि बड़ी आंत क्या होती है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और उसको वो चारों तरफ से घेरते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। अब देखो ये इतने ही अंग होते हैं आहार नाल, मैंने आपको ये बताया था। सबसे पहले शाखी नाल होती है, मुखगुहा से पहला अंग हो गया। दूसरा कौन होता है, ग्रसनी। तीसरा कौन होता है, राजनली। चौथा कौन होता है, आमाशय। पांचवा फिर कौन होता है, छोटी आंत। छोटी आंत ये देखो, ये जो लिखे हुए हैं ना, इस छोटी आंत के भाग लिखे हुए हैं। ये पांचवा भाग हो गया भाई। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ऐसे जैसे आमाशय यहाँ जो भाग लिख दिए उन्होंने, आमाशय भी 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ऐसे आपका छोटी आंत 3 भागों में होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ग्रेडिक, मध्यांतर और क्षुद्रांत, इन तीनों भागों में क्या होते हैं, छोटी आंत। इसके बाद ये आपका जो होता है ये होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, रेक्टम, सीलम और एक भाग इसका और होता है कोलन। जैसे ये बड़ी आंत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी पूरी बड़ी आंत है। तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम कहते हैं। आगे वाले भाग को बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे सीकम लिखा होगा, ये देखो सीकम लिखा हुआ है। और इस भाग को क्या बोलते हैं, अरे बात समझ में। जैसे हम लोग आगे आमाशय होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। ये आपका आमाशय हो गया। सबसे जो ऊपरी भाग होता है वो कार्डियक कहते हैं, क्योंकि वो हृदय के पास स्थित होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, कार्डियक। जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, फंडिक। अंतिम भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। और पाइलोरिक से जुड़ा होता क्या है, छोटी आंत। यहीं से उसका छोटी आंत में ज्वाइंट हो गया। अब छोटी आंत होती है वो देखो उसके अंदर जाती है और इस प्रकार से आप पूरी फैली हुई है, ठीक। और छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडी कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर क्या आमाशय खत्म हो गया और यहीं से छोटी आंत स्टार्ट हो गई। तो छोटी आंत जो पहला भाग है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडी कहते हैं। और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बीच का भाग है ये, उसको क्या बोलते हैं, मध्यांतर क्या बोलते हैं, जेजुनम। और उसका अंतिम भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रम या। तो छोटी आंत को 3 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से, पहला हो गया, दूसरा कौन सा, मध्यांतर, और तीसरा या इसको ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये इसकी ज्यादा सरल नाम इसको है, क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, इसको जोजेनम और इसको इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग। पहला भाग कौन सा, ड्यूडेनम, दूसरा जोजेनम, तीसरा इलियम या फिर ग्रेडी, मध्यांतर और। ऐसे ही आपका जो आमाशय होता है, आमाशय की चूंकि बड़ी संरचना होती है तो आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जैसे इस प्रकार व्हाइट बोर्ड को 3 भागों में बांटना चाहता है, ये ऊपरी हिस्सा, ये बीच के हिस्सा, ये अंतिम हिस्सा। बिल्कुल ऐसे ही आपकी आमाशय संरचना होती है। आमाशय हमारा कहाँ, जैसे ग्रास नदी वो खत्म होती है, ग्रास नदी से जुड़ा हुआ भाग क्या होता है, आमाशय का। और आमाशय के बगल में ये जो अंग दिख रहा है ये क्या है, इसी को बोलते हैं लोग क्या है, यकृत, लीवर। और यकृत की इंग्लिश क्या होती है, लीवर। क्या होती है, लीवर। और इसको एक शब्द और कहते हैं अपने गांव की भाषा, क्या बोलते हैं इसको जिगर भी कहते हैं। ऐसे कौन किसके देखें किसका कितना बड़ा जिगर, क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। एक बात और पूछा जाए आपके शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, कौन सा। अगर आपसे ओवरऑल पूछा है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो कौन हो जाएगा। अगर बाहरी रूप से देखा जाए, बाहरी रूप से स्किन, क्यों हम पूरे शरीर पहले ऊपर से नीचे तक। लेकिन आंतरिक देखा जाए तो कौन सा है, लीवर। ऐसे ही आपके यहाँ छोटी आंत के पास इसमें बना नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया कि ग्रंथियों की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो मुखगुहा पाई जाती है। मुखगुहा में कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, लाल ग्रंथियाँ,
क्योंकि पाचन तंत्र बिना ग्रंथियों के संभव नहीं है पाचन क्रिया आपकी सुचारू रूप से चल सके। पाचन क्रिया कब आपकी ठीक चलेगी, जब ग्रंथियों से निकलने वाले जो एंजाइम होंगे, जब तक वो एंजाइम ठीक से नहीं निकले तब तक आपका खाना नहीं बचेगा। अब जो एंजाइम निकलने के लिए आपको ग्रंथियां चाहिए, और ग्रंथियां अलग अलग अंगों में अलग अलग ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे मुख हुआ में देखते हैं कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लाल ग्रंथि। ऐसे थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, जो आमाशय है यहाँ पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अभी मैंने बताया कौन सा, जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि के पास में कौन सी, यकृत है, यकृत से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ऐसे ही छोटी आंत के पास स्थित होता क्या, अग्नाशय, जो लिखा हुआ है अग्नाशय, ये होता है अग्नाशय, जिसको लोग बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। इससे भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक, तो आपके पाचन तंत्र में साथ आहार नाल के साथ साथ आपको बहुत सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। आपको ये चित्र देखने को मिल गया और काफी चीजें और समझ आ गई, नहीं आ गई? तो अगर अब आपसे पाचन के बारे में पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी, बता दोगे ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लो, कल कहाँ तक नोट करते हो ध्यान रखो। एक बार तो पाचन में कौन कौन से चरण मैंने बताया, 5 चरण। सबसे पहले क्या होता है, पाचन का अंतर्ग्रहण, उसके बाद भोजन का पाचन, फिर भोजन का अवशोषण, फिर भोजन का स्वांगीकरण, उसके बाद पाचन तंत्र हमारा 2 अंगों से मिलकर बना होता है, कौन सा, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। और ये जितने भी अंग हैं वो सब किसके हैं, आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है, तो आहार नाल का सबसे पहला अंग कौन सा होता है, मुख हुआ, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद नासनली, फिर आमाशय, फिर छोटियां। ठीक, इसमें जो लिखे हुए आमाशय को 3 भाग लिखे हुए हैं, छोटियां के 3 भाग लिखे बढ़िया। इसको थोड़ा ऊपर कर दो, इसको फिगर वगैरह आपको बना पाओ तो इसको बना। हाँ ठीक है, सही। इसमें देखो 8.2 मीटर लिखा हुआ है, इसी में मैंने आपको क्या लिखा है, 9 से 11 मीटर। आपकी अलग अलग किताबों में इसकी अलग अलग मेजरमेंट मिल जाएंगे, तो इसकी लंबाई लगभग फिक्स नहीं होती है, 9 से 11 मीटर के बीच में होती है। कहाँ तक हो गया था, मुख हुआ हो गया है। तो मुख हुआ में कौन कौन से अंग मैंने बताए थे, मनुष्य मुख हुआ के अंतर्गत सबसे पहले क्या, जीभ पाई जाती है, और दांत, और उसके बाद लार ग्रंथियां, 3 अंग तो पाए जाते हैं। अब पाचन में आपको ये पता होना चाहिए इन तीनों अंगों का क्या काम होता है, जीभ का क्या काम होता है, दांत का क्या काम होता है, और लार ग्रंथि का क्या काम होता है। तो जीभ का काम कल आपने बताई थी, जीभ हमारे शरीर में क्यों होती है, स्वाद का पता लगाने के लिए कि कौन सा भोजन किस प्रकार है, कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा तीखा है। किसी गोलगप्पे पसंद है तो जीभ का स्वाद है, यहाँ गोलगप्पे, किसी को रसगुल्ले पसंद है तो रसगुल्ले का स्वाद है। भाई अगर जीभ ना हो तो हमें पता चले कौन सा रसगुल्ला, कौन सा गोलगप्पा, कौन सी रसमलाई, कैसे पता चलता है, क्योंकि जीभ का काम क्या होता है, स्वाद का पता लगाना। और स्वाद में कैसे पता लगाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। ये हमें स्वाद के, भोजन के स्वाद का पता बताता है। और स्वाद कलिकाओं की एक और खासियत होती है, ये बढ़ती उम्र के साथ निष्क्रिय होती चली जाती है। इसका तुमको एक एग्जाम्पल बता दें कि तुम्हारे घर में जितने भी दादी बाबा, मम्मी पापा, बड़े बुजुर्ग, चाचा ताऊ होते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भोजन दे दो, उन्हें कोई मना नहीं होता। उन्हें करेला भी अच्छा लगता है, कद्दू भी अच्छा लगता है, सब चीज़ दे दो, ये नहीं कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता है। और जो घर के बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो भी गाते नहीं कि हम नहीं खाएंगे, ये अच्छा लगता है, ऐसा बहुत अच्छा नहीं है, ये खाएंगे। ऐसा होता नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि जो स्वाद कल्पनाएं होती हैं जीभ के अंदर पाई जाने वाली, वो बढ़ती उम्र के साथ निष्क्रिय होती चली जाती है। जब बच्चा छोटा होता है उस समय ये बहुत सक्रिय होती है, उस समय स्वाद का बहुत अच्छे से पता लगा लेती है कि जो चीज़ उसको नहीं पसंद होती है तो बता दी ये हमको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, जो बचपन में करेला आपको नहीं अच्छा लगता था वही करेला अच्छा
अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उतने स्वाद का फर्क अपने नहीं पड़ता, पता नहीं चलता कैसा पीड़ा ठीक है तो जो है सब खा लो। इसीलिए बड़े बड़े होते हैं और कुछ भी दे दो सब खा लेते, कोई मना करते हैं कि नहीं ये नहीं खाएंगे खाएंगे। और बच्चे क्या होते हैं, ये अच्छा लगता है ये नहीं खाएंगे, ये अच्छा लगता है ये बताओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो मनुष्य में स्वाद निकल के पाई जाती है वो बढ़ती हुई कैसे सक्रिय हो जाती है। तो जीभ का काम सिर्फ इतना होता है भोजन के स्वाद का पता लगाना। और इसमें थोड़ा सा एक चीज और नोट कर लेना कि जीभ का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग यानी आगे का भाग, कौन स्वाद पता लगाता है? मीठे का। जो पश्च भाग होता है पीछे वाला, उसके बाद आएंगे दांत। और टीथ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। और बहुत सबसे सरल अगर कोई टॉपिक है तो ये दांत के बारे में, क्यों सबके पास ये दांत पाए जाते हैं और सबको पता है कि दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। लेकिन दांतों से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले समझो कि 32 दांत तो आपको पता है कि इसमें संख्या कितनी होती है, 32। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। संरचना के आधार पर जो दांत होते हैं कितने प्रकार होते हैं, 4। अब संरचना के आधार पर 4 प्रकार के दांत का मतलब क्या होता है? जो पहला प्रकार होता है उसका मतलब होता है, उसको बोलते हैं कृंतक दांत। क्या बोलते हैं? कृंतक। और दूसरा प्रकार होता है उसको बोलते हैं रजनक दांत। क्या बोलते हैं? रजनक। जो तीसरा प्रकार होता है उसको बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या नाम दिया गया है? अग्रचवर्णक। और जो चौथा प्रकार होता है उसको बोलते हैं चवर्णक। इसको बोलते हैं इंसाइजर, ये बोलता है कैनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं मोलर। अब देखो ये तो पता है आपको इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हो गए। लेकिन इन 4 प्रकार के दांतों को आप लोग पहचानोगे कैसे, इनकी संख्या कितनी होती है और इनके काम क्या होते हैं? यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनुष्य में अगर पूछ जाए कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, या रजनक दांतों की संख्या कितनी होती है, या प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, या मोलर दांतों की संख्या होती है। यह आपसे पूछ जाएगा कि आपके जो प्रीमोलर दांत है उनका काम क्या होता है, भोजन को किस प्रकार से इनका क्या काम होता है। देखो समझो यहाँ पे कि जो कृंतक दांत होते हैं इनका मुख्य काम होता है भोजन को काटने का। क्या काम होता है? भोजन को काटने का। जो रजनक दांत होते हैं इनको काम होता है छीलने और फाड़ने का। किसी भी चीज को फाड़ना हो, जैसे हम गन्ना चूसते हैं तो गन्ना चूसने में किन दांतों का उपयोग करते हैं? रजनक दांतों को। जो आगे साइड फ्रंट के दांत होते हैं उनके साइड से जो लगे दांत जो नुकीले होते हैं, और ये दांत आपके मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। एक प्रकार से कहा है कि मांस को खाने के लिए ये दांतों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। या हम लोग मांसाहारी होते नहीं, कुछ लोग होते कुछ लोग नहीं होते हैं। जो मनुष्य होता है आप गन्ना का चूसन गन्ने इन्हीं दांतों को यही फाड़ते नहीं पाड़ते, किसी भी चीज को फाड़ना हो तो यही दबा के फाड़ते हैं। क्योंकि दांत कैसे होते हैं? सबसे ज्यादा नुकीले और खतरनाक होते हैं। आपने कुत्ते को देखा हो, कुत्ता जब अपना दांतों से जो दांत फेंकते रहते हैं दांत, तो वो कौन से दांत होते हैं? वो रजनक दांत। कौन सा होते हैं? रजनक। या अगर वो शेर को देखेंगे, शेर के दांत होते हैं वो कौन होते हैं? वो रजनक दांत। क्योंकि शेर कैसा होता है? उनका मांसाहारी होता है और उसको रजनक दांतों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। क्योंकि रजनक दांतों को में छीलने और फाड़ने का काम किया जाता है। ठीक। इसके अग्रचवर्णक दांतों का काम क्या होता है? चबाने का काम होता है। हम लोग भोजन को चबाते कैसे? लोग पीछे ले जाएंगे यहाँ से और साइड से चबाते नहीं चबाते। और जब ज़्यादा देर चबा देते हैं चवर्णक दांतों का काम होता है पीसने का काम होता है। तो उसको चबा के ज़्यादा ही मलाईदार करना है तो चवर्णक का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग दाढ़ कहते हैं। आगे चवर्णक सामने से क्या बोलते हैं? दाढ़। इनको दाढ़ कहते हैं, इनको दाढ़ कहते नहीं कहते। अब देखो इनकी संख्या कैसे निकालते हैं, तो आपको दांत का एक दंत सूत्र होता है उसका पता होना चाहिए। इसका दंत सूत्र क्या होता है? 21, 23। ये क्या होता है? दंत सूत्र, दांतों का सूत्र होता है। अगर आप ये सूत्र याद रखोगे तो कभी भी किसी भी प्रकार के दांत की संख्या बहुत आसानी से निकाल लोगे। कैसे? हमें सूत्र क्या पता है? 21, 23। उसका मतलब हो गया 2, 1, 2, 3, 21, 23 हो गया। अब 21, 23 जो सूत्र होता है, सूत्र बनाया गया है हमारे एक जबड़े के आधे भाग।
एक हमारा जबड़ा ऊपर है, एक जबड़ा कैसा नीचे। दो जबड़े पाए जाते हैं हमारे मुंह में, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। तो एक जबड़े के आधे भागों की दांतों की संख्या है ये, आधे भाग के दांत। अब आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक जबड़े में आधे दांत है, तो हमने अगर नीचे वाले जबड़े की बात कर रहे हैं तो नीचे वाले जबड़े के आधे भाग की बात कर रहे हैं तो 2 दांत और कृंतक। भाई नीचे वाले जबड़े में आधे भाग 2 दांत कृंतक हो गए, तो पूरे जबड़े में कितने हो जाएंगे 4, और दोनों जबड़ों में कितने हो जाएंगे 8। तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है 8। अरे बात समझ में। ऐसे ही रत्न दांतों देखो, रत्न दांतों में एक दिया है, एक दांत कहाँ दिया हुआ है, एक जबड़े के एक भाग आधे भाग, और दोनों पूरे भाग में कितने हो जाएंगे 2, दोनों जबड़ों में कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ कहना है संख्या कितनी होगी 4। इसी प्रकार से आगे जबड़ा कितनी हो जाएगी 8। ऐसे जबड़ा कितनी हो जाएगी। अब ये सबको जोड़ दो, 8 4 12, 8 20 12 32। तो हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है। ऐसे हम लोग दांतों की संख्या निकालते हैं 32। अगर आपसे आप पूछा जाए कि हमारे शरीर में कृंतक की संख्या कितनी है 8, कृंतक की संख्या कितनी है 8, रत्न की संख्या कितनी है 4, आगे चौड़ा की संख्या कितनी है 8, चौड़ा की संख्या कितनी है 8। ठीक। अब एक चीज में आपको और याद रखनी है, जहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य में दांत निकलते हैं 2 बार निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं 2 बार। अब जो 2 बार निकलते हैं, एक हम लोग बोलते हैं दूध के दांत का है। क्या बोलता है दूध के दांत। और एक होते हैं उनको दूध के दांत क्या होते हैं, एक उम्र के साथ जैसे बच्चा 10 से 12 वर्ष का होता है वो गिर जाते हैं। उसके बाद जो निकलते हैं वो होते हैं स्थायी दांत। कैसे होते हैं स्थायी दांत। अगर ये गिरे तो दोबारा नहीं निकलते हैं। अरे बात समझ में। जो दूध के दांत होते हैं वो तो निकलते हैं एक बार, और 10-12 वर्ष के बाद गिर जाते हैं। उसके बाद जो निकलते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, या 2 बार दांत निकलते हैं। एक को बोलते हैं दूध के दांत, या एक को बोलते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी क्यों, क्योंकि एक बार निकलते हैं और गिर जाते हैं। और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, जो आपके जीवन पर्यंत। जो दूध के दांत होते हैं ये बच्चों में निकलते हैं और 10 से 12 वर्ष की उम्र के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। जबकि स्थायी दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं। और स्थायी दांत अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर आपके लपसी खानी पड़ेगी, फिर खाना नहीं खा सकते। लपसी खाओ कभी नहीं खाओ। हाँ, इसलिए दांतों की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। दांतों की सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए दांतों में 2 प्रकार के रोग होते हैं। दांतों में रोग कितने होते हैं 2 प्रकार के, और दोनों ही क्वेश्चन ऐसे दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक होता है रोग पाइलिया, ठीक, और एक होता है क्या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। वो भोजन से संबंधित है। भोजन का एक भाग होता है विटामिन, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सा हो जाता है स्कर्वी। और एक हमारा होता है प्रोटोजोआ की कमी से, जिसको लोग बोलते हैं एंटमीबा प्रोटोजोआ जिंजिबिलिस। एंटमीबा जिंजिबिलिस नामक प्रोटोजोआ होता है, इसकी कमी से पाइलिया होता है। तो पाइलिया क्या होता है दांतों में सड़न पैदा करता है, और स्कर्वी क्या होता है मसूड़े को फैला देता है। तो दांतों में 2 प्रकार के रोग होते हैं, कौन सा, एक पाइलिया और एक स्कर्वी। पाइलिया कैसे होता है किसी सूक्ष्म जीव के कारण यानी प्रोटोजोआ के कारण, और स्कर्वी कैसे होता है विटामिन की कमी के कारण। विटामिन सी, विटामिन डी नहीं, कौन सा विटामिन विटामिन सी। और विटामिन सी को क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं एस्कॉर्बिक। अब दाल बैठे दांत के बारे में मनुष्य में दांत, वो मनुष्य में दांत यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। यांत्रिक पाचन में चलेगा। इस लाइन को उल्टा करना है। यहाँ से क्वेश्चन के दांत में सबसे बाहरी भाग होता है उसको नाम क्या दिया गया इनेमल। क्या बोलते हैं। और यहाँ नाम पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत यानी सबसे कठोर भाग क्या होता है, उसको क्या नाम देते हैं इनेमल। इनेमल इनेमल दांत के बाहरी आवरण को इनेमल कहते हैं, जो शरीर का
सबसे मजबूत और कठोर भाग होता है। 4 प्रकार के होते हैं। देखो ये लिखा हुआ था इनका इनेमिल, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे कठोर और मजबूत भाग किसे कहते हैं, ये इनेमिल पार्ट है। जो क्वेश्चन आया वो कई परीक्षा में, ठीक। और दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। ये भी लिख लो। अगला पॉइंट लो, दांतों का अध्ययन इनेमोलॉजी कहलाता है और ओडेंटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार से दांत 4 प्रकार होते हैं, ऐसे करके लिखना है। पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचर्वणक, फिर चर्वणक। यहाँ उनकी संख्या और यही नीचे के काम भी लिखना है। कृंतक का काम क्या होता है, भोजन को काटने का। रत्न का काम क्या होता है, भोजन को छीनने और फाड़ने का काम। चौड़ा का क्या होता है, चबाने का काम। इनका होता है पीसने का काम। सर ये दंत के नीचे क्या लिखा है? हाँ ये ऊपर ये इक्वेशन हो रही है, ये सवाल हो रहा है 2/2 इनटू। ये संख्या वही लिखी, मैंने क्या बताया था, जो संख्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 21 23। दांत एक ना दंत सूत्र, यहाँ ऐसे बोलना क्या, दंत सूत्र। और दंत सूत्र में आपको 21 23 और जो सूत्र होता है वो क्या है, एक जबड़े के आधे भाग में पाए जाने वाले दांतों की संख्या को दिखाता है। सूत्र मतलब क्या दिखाता है कि मनुष्य के शरीर के एक जबड़े के आधे भाग में जो दांत पाए जाते हैं उनकी संख्या को ये प्रदर्शित करता है। तो जब एक जबड़े के आधे भाग में 2 दांत पाए जाते हैं तो पूरे भाग कितने दांत हो जाएंगे, पूरे भाग में 4 और दोनों जबड़ों में कितने हो जाएंगे, 8। तो वही लिखा है कि एक जबड़े के आधे भाग में 2, ठीक है, दोनों में 2 और गुणा 2 ऊपर नीचे लाने थोड़ा दोनों कितने हुए, 8। सूत्र लिख लो। और धन सूत्र में ये लिख लेना, ये सूत्र होता है एक जबड़े के आधे भाग में पाए जाने वाले दांतों की संख्या। और टोटल संख्या लिख लो 8 4 8। या धन सूत्र में सब में 4 का गुणा कर दो, आप लोगों को क्या निकल आएगा। ये देखो लिखा हुआ दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। और इस काम में आता है दांतों के निर्माण, दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, मतलब प्रोटीन की जरूरत होती है। ये सब भी लिख लो, ये सब बना लो, नाम बना लो और ऐसे ले लो। सबसे मजबूत भाग इनेमिल, मध्य भाग को डेंटाइन कहते हैं, विषम दंती दांत होते हैं। दो बार दो बार निकलते हैं, एक बार बचपन में निकलते हैं, मजबूत दांत कहते हैं, उगल जाते हैं, उसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं। साफ कर ये वाला जल्दी करो, फटाफट हो गया ना। लगा हो गई। चौथा ऑप्शन दिख रहा है, छोटा करो उसका। अब यहाँ पर पाइलोरिक आपको पहले पता होना चाहिए। आवासीय के 3 भाग बताए, पहला कार्डियक, पंडित और पाइलोरिक। तो पाइलोरिक यानी आमाशय का अंतिम भाग, उसके आमाशय के बाद कौन सा अंग स्टार्ट हो जाता है, कौन सा था, छोटी आंत। तो छोटी आंत और किसके बीच पाया जाएगा, देखो बड़ी आंत। ये होगा, देखो छोटी आंत में पहला भाग कौन सा था, ग्रेडिंग। आमाशय और ग्रेडिंग के बीच की बात है, आ रहा है समझ में। पाइलोरिक बल्ब किस किस के बीच में होता है, क्योंकि आपको मैंने चित्र जब दिखाया था तो सबसे पहले क्या था, मुख हुआ, उसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, इसी प्रकार था फिर बड़ी आंत। अब यहाँ बात पूछने की पाइलोरिक बल्ब की। अब ये पता है कि पाइलोरिक कहाँ पाया था कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, पहला कौन सा हो गया, कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक, ठीक। पाइलोरिक के बाद ही पाइलोरिक बल्ब होगा। अब आपका पहला भाग ग्रेडी होता है, छोटी आंत का पहला भाग ग्रेडी होता है, और छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है, ग्रेडी।
दूसरा कौन सा मध्याह्न, तीसरा इसको हम लोग ड्यूरेनम, ड्यूरेनम और हीलियम कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया छोटी नाद और बड़ी नाद, ये गलत हो गया। उसके बाद हीलियम और हीलियम, ये भी गलत हो गया। ग्रास रैली बात ही खत्म हो गई। आमाशय और रेलिंग, ठीक ध्यान में रखा। ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है, अभी तुमको बताया नहीं है कि जैसा ग्लाइकोजन आपके कहते हैं कहाँ रहती है, अग्नाशय में। अगर उसका और आगे पढ़ने के लिए रहता है उसका जवाब मिलेगा। तो ग्लाइकोजन क्या होता है कि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पाचन क्रिया के दौरान किसमें बदला जाता है, ग्लूकोज में। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है, ग्लूकोज। जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग जितना खाते हैं सब उसको ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज का काम क्या होता है, ऊर्जा। अब हमारे शरीर को पता चले ऊर्जा की जरूरत है कम और तुमने ग्लूकोज खा लिया ज्यादा, तो अग्नाशय का काम क्या होता है कि जितना भी ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। क्या बदल देता है, ग्लाइकोजन में। और वही ग्लाइकोजन हमारे अग्नाशय में इकट्ठा हो जाता है और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है फिर उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के हमारे शरीर में पहुंचाता रहता है, ठीक। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में कहाँ रहता है, और अग्नाशय से ही देखो यहाँ पे अग्नाशय से हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। और जब ये इंसुलिन हार्मोन की मात्रा निकलने लगती है कम, तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। क्या बोलते हैं, डायबिटीज। तब क्या कंडीशन होती है, क्योंकि अग्नाशय का काम क्या होगा कि आप इस तरह ग्लूकोज खाया उसको ग्लाइकोजन में बदल दिया गया है। लेकिन जब ये हार्मोन काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन में नहीं बदल जाता, ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई उसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें डायबिटीज हो गया। आगे बढ़ो समझ। अगर हमारे शरीर में ज्यादा ग्लूकोज हो गया और अगर आप इस अग्नाशय में इंसुलिन काम कर रहा है तो ज्यादा ग्लूकोज क्या किया जाता है, ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, हमारे शरीर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ग्लाइकोजन बदलने की क्रिया ना हो तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी अवस्था क्या बोलते हैं, डायबिटीज। पता नहीं समझ। अग्नाशय हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। चलो आगे बढ़ो। अग्नाशय से वेक्टर का मतलब है कोशिकाएं, ये पाचन तंत्र नहीं कुफर कोशिका हो जाएगा। एक तरह की कोशिकाएं जो बच्चों का तरह कार्य करती है, तो मतलब जो जहरीले पदार्थ खाती कौन होती है, कुफर कोशिका होती है। और आगे बढ़ो देखो कुफर कोशिका होगा इसका आंसर चलो बैक करो इसका आंसर लगा उसका वेक्टर वाले। पढ़ाया नहीं उसको आगे बढ़ाओ। कुफर कोशिकाएं नहीं पढ़ाई। ये कुफर कोशिकाएं जो होती है शरीर में जितने हमारे जहरीले पदार्थ हम लोग खाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यकृत पाए जाते हैं, उनका भक्षण करते हैं। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि गाँव में हमें सुनने के लिए जैसे चूहा मार दवाई खा ले, चूहा मार दवाई खा ले जहर खा लिया, अगर थोड़ी बहुत मात्रा में आदमी जहर खा ले तो उसको आराम से पचा लेता है। क्यों पचा लेता है, क्योंकि हमारे यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कुफर कोशिकाएं। और कुफर कोशिकाओं का काम होता है जहर को एब्जॉर्ब करना। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में खा लोगे तो कुफर कोशिकाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। आता है समझ। तो कुफर कोशिकाएं क्या करती हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करती है, या हमारे शरीर को हानिकारक जीवाणु पहुंच गया तो उनका भक्षण कर लेती है। वो कहाँ पाए जाते हैं, यकृत में पाए जाते हैं। ये भी नहीं पड़ा, ये भी आपको क्या होते हैं बिलिरुबिन ये भी कहाँ पाए जाते हैं, यकृत में, पित्त में। कहाँ होते हैं, पित्त में हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ो यार, ऐसे आप ये ये भी आपको नहीं पढ़ाया गया। आहार नाल में गति पेशी संकुचन कहलाती है। सिस्टोल, पेरिस्टोलिस, डायस्टोल, मेटाकोनल। आहार नाल में जो गति होती है उसको क्या कहा जाता है, देखो सिस्टोल और डायस्टोल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सिस्टोल और डायस्टोल की दो अवस्थाएं होती हैं रक्त में होने वाली गति। हमारा जो रक्त प्रवाह होता है उसमें जब प्रेशर ज्यादा होता है और कम होता है, जो हार्ट बीट होती है, दो गतियां होती है, सिस्टोलिक अवस्था और डायस्टोलिक अवस्था। अब आप इसको इसमें ऑप्शन बचिए मेटाकोनल और पेरिस्टोलिस।
इसका क्या दे रहे हैं आंसर देखना जरा, पेरिस्टेल्स दे रहे हैं, पेरिस्टेल्स सही है, ये वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ ये बताओ, ये देखो तुम लोग का पढ़ा हुआ लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। ये क्वेश्चन कई बार आया है, पुलिस की परीक्षा में पूछा गया, टेट परीक्षा में पूछा गया, कई बार पूछा और बार बार पूछा जाता है। और बस इसको घुमा फिरा के मतलब लार में पाया जाता है कौन सा है? टाइलिन। अब यही तुमसे क्वेश्चन और पूछने अगर पूछा जाए कि टाइलिन भोजन के किस भाग का पाचन करता है? और चार ऑप्शन दे दें, पहला ऑप्शन दे दें कार्बोहाइड्रेट, दूसरा दे दें प्रोटीन, तीसरा दे दें वसा, चौथा दे दें विटामिन। कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। टाइलिन एंजाइम होता है, किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। एक यहाँ से प्रश्न और देखो लार से संबंधित, अगर आपको मिल जाए कि हमारे मुख गुहा में लार में टाइलिन एंजाइम के अलावा एक और एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? दो एंजाइम बताएंगे आपको, एक टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये हमारे हानिकारक जीवाणुओं को रक्षा करता है। आपने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी खाना खा रहे थे, नहीं हाथ धोने में चलो चालू हो गए, तो हमारे इन हाथों में इतने हजारों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे वातावरण परमानेंट बने रहते हैं, ये हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन हमने खाने को छुआ, खाने से बैक्टीरिया हमारे हाथ से खाने पहुंचे, उसी खाने में खा लिया। लेकिन हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, जो क्या करता है कि जैसे ही बैक्टीरिया हानिकारक यहाँ पहुंचे उनको वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन तुम ज्यादा ही गंदा खाना खाओ, बिल्कुल गंदा, तो अंदर पहुंचे जाएंगे। उसका लाइसोजाइम का काम ये होता है कि हमारे मुख से किसी प्रकार का हानिकारक जीवाणु अंदर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं ये एंजाइम उन सबको खत्म कर देता है। ठीक, अब इसको हम लोग दिखाएंगे, दांत के बाद में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चलो हम लोग सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, अभी लार ग्रंथि बताया नहीं है, इसके बाद बताया जाएगा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन? सब लिंगुअल ग्रंथियां, सब मैक्सिलरी ग्रंथियां, सब मेडुलर ग्रंथियां या पैराटिड ग्रंथियां? इसमें कौन सा पैराटिड दे रहे हैं? देखो जरा, पैराटिड ग्रंथियां सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैराटिड। अब इसको बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। चलो आगे बढ़ो। लार ग्रंथियां होती कितनी हैं? 3 प्रकार की। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन, ये जो बच्चा कहता है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? ग्रास नली में तो कोई पाचन होता ही नहीं है। सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का पाचन वहां में नहीं होता। उसके बाद ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नली में पाचन नहीं होता। फिर आप पहुंचते हैं हम लोग आमाशय। और आमाशय मैंने क्या बताया था, पाचन क्या होता है वहां पे? केवल वहां प्रोटीन का ही पाचन होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है आमाशय। और आमाशय में प्रोटीन कौन सा मैंने बताया था कि जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया था? कैसीन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैसीन। और दूध में कैसीन नामक पाया जाने वाला प्रोटीन और किस एंजाइम की सहायता से? रेनिन। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। रेनिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। ठीक, ये देखो आ गया, अभी मैंने बताया था। लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लार में और आंसुओं दोनों में पाए जाते हैं। आंसू में पाए जाते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। चलो लार में तो पाया जाएगा, उसमें दोनों ऑप्शन दिए, ये वाला सही हो जाएगा। लार में भी होते हैं, आंसू में भी होते हैं। अब उसमें ऑप्शन दोनों दे दिया, अगर तुम ये करो तब भी गलत हो जाएगा, ये करो, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। जब लोग रोते हैं ना, आंसू जो निकलते हैं, उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। रसांकुर विधि का कार्य होता है पाचन का, श्रावण का और शोषण का, स्वानिकरण का। बताओ। अब ये तुमको विधि बताया नहीं क्या? क्योंकि विधि का मतलब क्या होता है? छोटी आंत में पाए जाने की क्रिया होती है विधि। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसका नाम शोषण होता है। आगे बढ़ो। अब शोषण नाम होता है कि बॉडी को अवशोषित करता है। वह हार्मोन जो अग्नाशय रस के स्रावन को प्रेरित करता है, ये तो हार्मोन से संबंधित है। इसका ये सिक्रेटिन गलत है आंसर। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोगाइन क्या दे रहे हैं इसका? एस्ट्रोगैस्ट्रिन। चलो आगे बढ़ो। ये भी नहीं बताया गया, लिवर को दरारें पाई जाती है। यकृत कोशिकाएं किसका स्रावन करती हैं? पित्तरस। ये बताओ, यकृत कोशिका किसका स्रावन करती है? किसका करती है? पित्तरस का। क्योंकि यकृत से क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है, जो पित्ताशय में इकट्ठित होता है, और यही पित्तरस हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। चलो आगे बढ़ो।
मल में दुर्गंध केवल से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केवल स्टेकोल, फेनोल, हाइड्रोजन सल्फाइड और सभी इंडोल और स्टेटोल। इंडोल और स्टेटोल। एक चीज और देखो उसमें दी नहीं, क्या दे रहे सर? इतना मुझे इंडोल सही ये सही होगा। चलो आगे बढ़ो। आमाशय में किस प्रकार की कोशिका HCl का स्त्रावण करती हैं? नहीं, कुफर कोशिका नहीं हो। कुफर कैसे हो जाए? कुफर तो क्या करती है? यकृत में पाई जाती है जो जहरीले पदार्थों को बच्चा करती है। आमाशय में किस प्रकार की कोशिका HCl का स्त्रावण करती है? अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका, क्योंकि एक प्रकार का है अम्ल और जठर ग्रंथि से निकलने वाला होता है। किससे निकलने वाला होता है? जठर ग्रंथि से। जठर रस निकलता है, उसी में पाया जाता है क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है कि हमने कभी देखा हो भोजन में जो हमारे कुछ ऐसे कठोर पदार्थ हो जाते हैं जिनको तोड़ना मुश्किल होता है एंजाइम चाहता है, तो ऐसे के साथ उसको गला दिया जाता है। जब आगे देखो, ये भी नहीं बताया, जब आगे बताओ कितने क्वेश्चन है इसमें? देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कि पीयूष ग्रंथि होती है? ये तो बिल्कुल गलत दिया है। अग्नाशय कैसे हो जाए? देखो, अग्नाशय होती है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होती है बाह्य ग्रंथियां, एक होती आंतरिक ग्रंथियां और एक होती मिश्रित ग्रंथियां, है ना? बाह्य ग्रंथियां मतलब एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन निकालती है, और एक ऐसी ग्रंथि होती है जो क्या निकालती है? एंजाइम निकालती है, और एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है। तो अग्नाशय हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। अगर सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि की बात करेंगे तो कौन होती है? यकृत होती है, इसमें गलत दिया। लैंगरहंस की डिंपलाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में। अग्नाशय में लैंगरहंस की डिंपलाएं पाई जाती हैं, उन्हीं से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अग्नाशय लगाओ स्टेप। अभी दूसरे टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया, चलो इसका ऐसे ही करो और आगे इसको जो और पढ़ा दो तो जितने क्वेश्चन छूट रहे ये भी तुम लोग सॉल्व करने लगोगे, ठीक है? अच्छा, आज ये बताओ, देखो वसाओं में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन। वसाओं में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय और यकृत। आमाशय में तो प्रोटीन का पाचन होता है। इसमें सब ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोटीन यहाँ पे तो ऐसा लिखा है यहाँ पे कॉमा होना चाहिए कि ऐसा कौन होता है जहाँ वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों का पाचन होता है। जैसे हमने आपको बताया मुख कुआ में केवल किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। आमाशय में किसका होता है? केवल प्रोटीन का। लेकिन जब लोग